ऑपरेशन रूम का दरवाजा काफी देर बाद खुला। एक नर्स धीमे अंदाज में चलती हुई आई और बोली, असलम आपका नाम है? जी 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 मेरा नाम है। क्या नादर को होश आ गया? हाँ अब आप अंदर जा सकते हैं, वो आपको बुला रहे हैं। और याद रखना उनको आराम की जरूरत है, ज्यादा बातें मत करना। ठीक है, मैं उनसे मिल सकता हूँ, अपने भाई से मिल सकता हूँ? या अल्लाह तेरा शुक्र है, असलम बेताबी से बोला और भागता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सामने बेड पर नादर आंखें खोले लेटा हुआ था। भाई भाई कहता हुआ वो उसके सीने से जा लगा और रोना शुरू कर दिया। ए भाई मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। उस कुत्ते ने जाल बिछाया था हमारे लिए, उसने सिर्फ अफवाह उड़ाकर हमारे छोकरे लोगों को भटकाया। अगली बार हर किस्म की मालूमात जांच पड़ताल मैं खुद किया करूंगा। गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। हो जाता है असलम, ज्यादा सीरियस मत ले, अपन का धंधा ही ऐसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी टपका दिया कभी टपक गए। अरे देख ना वो मैडम आई थी, नादर ने पूछा। हाँ भाई वो आई थी, मगर आपको कैसे पता? आप तो बेहोश थे। बिल्कुल वैसे पता है मुझे जैसे मुझे मालूम था कि तुम बाहर बैठे मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे हो। भाई मुबारक हो, आप तो जिन निकले। और आप सीधी तरह मुझे ये भी बता दो कि मुझसे क्या छुपा रहे हो? बात करते करते तुम्हारा चेहरा फीका क्यों पड़ रहा है? कुछ नहीं भाई, असलम ने झूठ बोलते हुए कहा। देख असलम, तू अच्छी तरह जानता है मैं गलतियां तो 100 बार माफ कर सकता हूँ, मगर जानबूझकर किए गए गुनाह कभी माफ नहीं करता। अब बता दे क्या बात है? नादर का लहजा यकायक खुश्क हो गया था। भाई वो मैडम अखबार वाली, क्या हुआ उसे? छोटा पंडित उठाकर ले गया है, इसी वजह से मैं परेशान था। वो यहाँ कैसे आई थी? उसे किसने बताया था हमारे बारे में? मैंने भी यही पूछा था भाई, कहती अखबार वाली हूँ, सबका हाल जानती हूँ। मतलब उसने हमारे पीछे अपना जासूस लगा रखा था। और भाई उसने आपको खून भी दिया। क्या तूने कहा था? भाई मैं बराबर डॉक्टर को बोला कि मेरा सारा खून निकाल लो, मगर डॉक्टर कहता तेरा खून नहीं मिलता। भाई ऐसा है क्या? होता होगा, अब डॉक्टर ने किताबें पढ़ी हैं तो उसे मालूम कि किसका खून किसको लगाना है। भाई वो मैडम का क्या करना है? पंडित क्या बोला? पंडित बस इतना बोला कि जब आपको होश आ जाए तो बता दूं आपको। मरने की ज्यादा जल्दी है उसको। तू ऐसा कर, गाड़ी का इंतजाम कर, मुझे यहाँ से निकलना है। नादर होंठ चबाते हुए बोला। मगर भाई आपकी हालत, कुछ नहीं हुआ मुझे, इससे बड़े बड़े जख्म खाए हैं भाई। फिर भी असलम तो जबजुब का शिकार होकर बोला। ओए मेंढक के बच्चे, क्या टाटर लगाई हुई है? तेरे को बोला भी कि अंदर जाकर ज्यादा बातें मत करना, मगर तूने तो बाकायदा रेडियो नॉन स्टॉप सर्विस शुरू कर दी है। चल बाहर निकल। शाबाश। नर्स अंदर आते हुए उसे नादर से बातें करते देख कर बोली। ए भाई ये क्या बोली मेरे को? बोले तो टपका दूं इसको इधर ही। नहीं तू जा और गाड़ी का इंतजाम कर, मेरे को यहाँ से निकलना है। असलम नादर की बात सुनकर नर्स को घूरता हुआ बाहर निकल गया। गोले की आवाज सुनकर इमाम साहब कुछ देर को रुके, मगर फिर से निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। परेशानी सबके चेहरों पर झलक रही थी, सिवाय चंद को छोड़ के। इतने में किसी ने लकड़ी के दरवाजे को जोर से लात मारी तो दरवाजा उखड़कर नीचे आन गिरा और आन की आन में साईं बच्चल हाथ में बंदूक उठाए अंदर दाखिल हुआ। सस्सी बिनते गुलाम रसूल शरीयत के मुताबिक सिक्का राइजुल वक्त 5000 रुपए, नक्द हक मेहर चंद माही आपको कबूल है? चंद माही ने सर हिलाकर जुबान से कबूल किया और फिर सस्सी और चंद दोनों इमाम साहिब के कहने पर इकरार करते गए। निकाह मुकम्मल होता देखकर बच्चल आपे से बाहर हो गया और बंदूक सीधी करके गोली चला दी। चारपाई पर बैठा इमाम साहिब एकदम से उछला और चीख मारकर लंबा हो गया। बचलपुर में मेरी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता, और तूने निकाह पढ़वा दिया, वो भी सस्सी का जो मेरी जोरू बनने वाली थी। नाकाबिले कबूल। तुम सबको अब बारी बारी मरना होगा। सबसे पहले अब छोरे तू मरेगा। तेरी जुर्रत कैसे हुई सस्सी से निकाह करने की? बचल बंदूक का रुख चंद की तरफ मोड़ते हुए बोला। साईं मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, हमें माफ कर दो, मेरी बेटी का सुहाग मत मारो। हाजरा भागकर बचल के पाँव पड़ते हुए बोली, जिसने पाँव झटक कर उसे दूर किया। बचल साईं तेरे पास दौलत है, नाम है, रुतबा है, हम गरीबों पर जुल्म करके तुझे क्या मिलेगा? गुलाम रसूल हाथ जोड़कर बोला। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, मगर सस्सी नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं। जब से उसे देखा है मैं उसे पाने की ख्वाहिश में जल रहा हूँ। सस्सी मुझे दे दो और अपनी जानें बचा लो। साईं बचल धाड़ते हुए बोला। सस्सी तुम्हें चाहिए? हाँ, तू कानों से सुन चुका है, मैं सस्सी को 3 बार कबूल कर चुका हूँ।
اب یہ میری جورو اور عزت بن چکی ہے. کوئی غیرت مند شوہر اپنی جورو کا سودا نہیں کرتا. تو چلا گولی. میرے مرنے کے بعد تو سسی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، ورنہ اس کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ میں کندھے سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکوں گا. چند پہلی بار سائیں بچل سے مخاطب ہو کر بولا، تیری اتنی جرت، حقیر ذات ہاری کی اولاد، کہ تو سائیں بچل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. بچل نے تیزی کے ساتھ بندوق سیدھی کی اور گولی چلا دی. اس سے پہلے کہ گولی چند کو لگتی، ساتھ کھڑا پیرل چند کو دھکا دے کر سامنے آ گیا اور گولی اس کے کندھے پر جا لگی اور وہ زخمی بازو کے ساتھ ساتھ کلہاڑی پکڑے بچل کی طرف بڑھا. اس سے پہلے کہ وہ کلہاڑی کا وار کرتا، سائیں بچل نے دوسری گولی چلا دی جو سیدھی پیرل کے پیٹ میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا. لگنے والی گولیوں سے اس کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا. سسی اور اس کی ماں روتی ہوئی ماتم گناہ تھی. چند نے جلدی سے جھک کر کلہاڑی اٹھائی اور بچل پر حملہ کر دیا، مگر اس کے ساتھ آئے بندوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اسے کلہاڑی کے وار سے بچایا اور خود مضروب ہو گیا. سائیں بچل نے ایک بار پھر بندوق سیدھی کی اور چند کا نشانہ لے کر گولی چلا دی، مگر پیچھے سے آئے ایک مضبوط ہاتھ نے بندوق کا رخ چند سے پھیر کر آسمان کی طرف کر دیا. بچل نے مڑ کر دیکھا تو سامنے سائیں دلاور کو پایا. بچل، تو عقل کا اندھا ہو گیا ہے. گھر میں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے تو دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے آ گیا ہے. تو کس مٹی کا بنا ہے؟ تجھے غریبوں کی بد دعاؤں سے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے خدا سے خوف نہیں آتا؟ اپنے ظلم کی انتہا نہ کر کہ تیری توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور تو فرعون کی طرح رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے. میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا. سائیں دلاور، شکر ہے آپ آ گئے. اگر آپ کو دیر ہو جاتی تو میرا بیٹا بے قصور مارا جاتا. واحد بخش بولا، کیا قصور کیا ہے تم لوگوں نے؟ سائیں، کچھ نہیں، اپنے بیٹے کا نکاح کرنے آئے تھے. سائیں بچل چھوری کو اٹھانے آ گیا ہے، کہتا ہے کہ خود شادی کروں گا اور اب ہماری جانوں کا دشمن بنا ہوا ہے. سائیں بچل، یہ جبل پور کے ہاری ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے. اب ان کی طرف ایک قدم بھی مت بڑھانا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو میری ادھی کا سہاگ ہے. سائیں دلاور بولا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کو لوڈ کرنے لگ گیا. معاملہ نازک دیکھ کر قادر دونوں کے بیچ آ گیا اور بولا، سائیں ہاریوں کی خاطر اپنا خون بہاؤ گے؟ معاملہ بیٹھ کر رفع دفع کرتے ہیں. آؤ حویلی چلتے ہیں. سسی کو لیے بنا نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے کتنا ہی خون نہ بہانا پڑ جائے. بچل اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولا. واحد بخش، اپنے بیٹے اور بہو کو بولو، باہر میرے بندوں کی گاڑی کھڑی ہے، اس میں جا کر بیٹھ جائیں. وہ ان کو جبل پور چھوڑ آئے گا. میں دیکھتا ہوں کہ کس مائی کے لال میں اتنی جرت ہے کہ سائیں دلاور کا راستہ روکے. معاملہ طول پکڑتا دیکھ کر قادر پریشان سا ہو کر بچل کی طرف گھوما. وہ جانتا تھا دونوں ضد کے پکے وڈیرے ہیں. اگر یہی ضد قائم رہی تو آج ایک مر جائے گا اور اس کے کان میں خسر پسر کی، جس کے نتیجے میں سائیں بچل دلاور کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے واپس حویلی چلا گیا اور چند جلدی سے سسی کے ساتھ دلاور کے محافظوں کی گاڑی میں جا بیٹھا جو پیرل کی لاش کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی. ان کے بیٹھتے ہی سائیں دلاور کے اشارے پر گاڑی جبل پور کو روانہ ہو گئی. سائیں بچل کی شکل میں آنے والا طوفان حاجرہ کا جوان بیٹا پیرل اور امام صاحب کو نگل چکا تھا. معمول کے مطابق پولیس وہاں پر پہنچنے والی تھی، مگر اس نے کیا گل کھلانا تھا، سب کو پتا تھا. سائیں بچل حویلی پہنچ کر جنگلی ہاتھی کی طرح ادھر ادھر گھومے جا رہا تھا، جبکہ دلاور سریا کو لے کر جبل پور چلا گیا تھا. اس کو رشتے کے متعلق جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی. دیکھ قادر، تیری بات مان کر میں نے اس چھورے اور سسی کو جانے دیا ہے. اگر وہ لوگ واپس میرے پاس نہ آئے تو میں تیری بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دوں گا. سائیں بے فکر رہو، دلاور کا آدمی جو سسی اور چھورے کو لے کر جبل پور گیا ہے وہ اپنا آدمی ہے. گاڑی ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس اسی حویلی میں آئے گی، آپ دیکھ لینا. قادر کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا، آپ کی مہربانی سے. مگر سائیں آپ فکر کریں، دو قتل ہو گئے ہیں، پولیس آتی ہی ہوگی. اگر یہ خبر شہر پہنچ گئی تو مسئلہ ہو جانا ہے. اب سائیں بچل 2 ٹکے کے اخبار والوں سے ڈرے گا؟ کاٹ کے رکھ دوں گا جو بچل پور آیا. کل اعلان کرا دو، جس کسی نے بھی پولیس یا اخبار والے کو کچھ بولا اس کی زبان کے ساتھ ساتھ گلا بھی کاٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے سائیں، جو حکم آپ کا. اتنے میں باہر سے ایک ملازم تقریباً دوڑتا ہوا اندر آیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، سائیں پولیس آئی ہے، بٹھاؤ ان کو مہمان خانے میں، میں آ رہا ہوں. ہاں بابا، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے کھلی روٹی اور دیسی کوکڑ کا انتظام کرو. پیٹ میں ہمارا نمک ہوگا تو نمک حلال کریں گے. جاؤ قادرے، تھانے دار کو ذرا دیسی پلاؤ، میں نہا کر آ رہا ہوں، پھر مکمکا کرتے ہیں.
नादर साईं की गाड़ी जल्दी से चन्न और ससी को लेकर जबलपुर रवाना हो चुकी थी। ससी भाई पीरल को याद करके धाड़े मारकर गाड़ी में रो रही थी, जिसकी खून में लथपथ लाश घर के कच्चे सेहन में वो छोड़ आई थी। जवान बेटे की मौत पर माँ का क्या हाल होगा? बाबा कितने बेबस और मजबूर होंगे। सावल को कौन चुप कराएगा? साईं बच्चल अजदहे की तरह उसके भाई की जिंदगी को निगल गया था। गाड़ी गांव से निकलकर पानी वाले कुएं के पास से गुजरते हुए वहीं रुक गई तो चंद ने ड्राइवर से रुकने की वजह पूछी तो उसने कहा, गाड़ी चल चल कर गर्म हो गई है, इसके इंजन में पानी खत्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा। चंद ने सर हिलाकर उसे पानी डालने को कहा। वो कुएं के पास जाकर डोल में पानी भरना शुरू हो गया। चंद, खुदा के लिए मुझे वापस पीरल के पास ले चल, मैं मर जाऊंगी, मुझे आखिरी बार पीरल का चेहरा देखना है। ससी चंद के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, ससी तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे भी पीरल की मौत का बड़ा दुख है। मेरे हिस्से की मौत वो ले गया। ये जिंदगी मुझ पर बोझ लग रही है। ये कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा? हाँ, अगर तुझे सही सलामत इज्जत आबरू के साथ में जबलपुर ले गया तो उसके मरने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर हम वापस गए तो बच्चल तुम्हें देखकर फिर से पागल हो जाएगा और फिर से कोई नुकसान हो जाएगा। खुदा के लिए अपने बंदे हाथ खोल दो और जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में मुझ पर भरोसा करो। साईं, गाड़ी में पानी तो डाल दिया है मगर इसके अंदर पेट्रोल बहुत थोड़ा बचा है। अगर हम सीधे रास्ते से जबलपुर गए तो पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो जाएगा और दूसरा मुझे खदशा है कि कहीं बच्चल के साथी उस रास्ते पर घात लगाए ना बैठे हों। अगर इजाजत दो तो मैं बीच का रास्ता इख्तियार कर लूं। जल्दी पहुंच जाएंगे, गाड़ी का ड्राइवर बोला। हाँ हाँ, बस यहाँ से जल्दी चलो, अभी खतरा टला नहीं है, चंद ने उसको जवाब दिया। अब की बार ड्राइवर ने गाड़ी की लाइट्स मद्धम करके गाड़ी को रास्ते से हटाकर चलाना शुरू कर दिया। चंद ससी को तसल्लियां और दिलासे देने में मसरूफ था। गाड़ी कहाँ जा रही है उसे कुछ मालूम नहीं था। रात का अंधेरा मुकम्मल फैल चुका था। उसकी आंखें तब खुली जब गाड़ी हवेली के अकब में मौजूद मैदान में दाखिल हुई, जहाँ कुछ दिन पहले उसने जानवर बांधे थे। हवेली की बुलंद दीवारें किसी अकूबत खाने की तरह साफ नजर आ रही थी। ओए, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? ये तो बच्चल की हवेली है। चंद के सवाल पर ड्राइवर मूंछों पर ताव देते हुए कहकहे लगाना शुरू हो गया और बोला, साईं बच्चल तो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ लाता, उससे बचकर भागना नामुमकिन है। बेगैरत गद्दार, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिड़चिड़ाहट के साथ उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई और लाइट ऑन कर दी। सामने हाथों में कुल्हाड़ियां उठाए कोई 1.5 दर्जन लोग मौजूद थे, जिन्होंने गाड़ी के रुकते ही उसे फौरन घेर लिया। सबसे पहला चेहरा जो चंद ने देखा वो मनहूस कादिर का था, जो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए जाहिर हुआ था। असलम को गए हुए कोई 2 घंटे हो गए थे मगर अभी तक वो गाड़ी लेकर नहीं आया था। मारवी पंडित के कब्जे में है। यही सोच उसे परेशानी से पहलू पर पहलू बदलने पर मजबूर कर रही थी कि एक डॉक्टर मुंह पर मास्क लगाए अंदर दाखिल हुआ। चाल ढाल से वो डॉक्टर कम और मशकूक आदमी ज्यादा लग रहा था। नादर उसे देखकर होशियार हो गया। वो 2 बार कमरे के अंदर आया और 2 बार बाहर झांकने को मुड़ा। जब वो मुतमईन हो गया तो उसने जल्दी से चेहरे पर से मास्क उतारा तो नादिर, जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था, असलम को देखकर हैरान रह गया। असलम, तुम? अरे भाई श्श! उसने खामोश रहने का इशारा किया। भाई 2 बार अंदर आने की कोशिश की। वो चुड़ैल नुमा नर्स मकनातीस की तरह पकड़ लेती थी। फिर एक डॉक्टर को काबू किया। बाथरूम में उसे बेहोश करके उसका ये बदबूदार लिबास उतार कर पहना और फिर जब यहाँ आया तो वो नर्स मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैंने सोचा पकड़े गए, मगर जब उसने सलाम किया और खाना खाने की इजाजत मांगी तो मैं समझ गया कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मैंने उसे डांट कर कैंटीन भेज दिया। भाई जल्दी करो अब, अगर वो वापस आ गई आपका तो पता नहीं, मगर मैं उस जहाजनुमा नर्स के नीचे आकर मारा जाऊंगा। नादर इतने में बेड से खड़ा हो चुका था और अब असलम का सहारा लेकर बोला, चलो डॉक्टर साहब। दर्द की लहर उसके गर्दन और कंधे के बीच बार बार गूंज रही थी, मगर ये उस दर्द से कहीं कम थी जो वो मारवी के बारे में सोच सोच कर दिल में महसूस कर रहा था। असलम उसे मुख्तलिफ राहदारियों से घुमाता हुआ हस्पताल के दरवाजे पर ले आया था, जहां उसने गाड़ी खड़ी की हुई थी। गाड़ी में बैठने के बाद असलम ने जल्दी से अपना लिबास उतार फेंका और नादर को उसका पिस्टल और सिगरेट की डिब्बी पेश की। फिर मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया और मोबाइल नादर के हवाले कर दिया। पंडित के चमचे कालिया को कॉल जा रही है। थोड़ी देर बाद कालिया की आवाज आई, जो नादर की आवाज सुनकर फौरन उसे पहचान गया। पंडित के कुत्ते, अपने मालिक को बोल,
नादिर हस्पताल से निकल आया है, बता कहाँ वो मरना पसंद करेगा, मैं उसी जगह पर आऊंगा, 1 मिनट सब्र करो। फिर वो मोबाइल रखकर कहीं चला गया। उतने में नादिर सिगरेट सुलगाकर उसके लंबे लंबे कश लेना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद कालिया वापस आया और बोला, नादिर आज 4 बजे हाथ में कफन लेकर पुराने कब्रिस्तान के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाना। हाँ, अगर कोई चालाकी दिखाई तो सबसे पहले जो मरेगा वो तुम्हारी महबूबा होगी। कुत्ते हरामखोर, एक बार सामने तो आओ, कोई बचकर नहीं जाएगा, एक एक के 100 टुकड़े करूंगा। उसके गुस्से होते ही कालिया ने कॉल काट दी। घड़ी पर टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। नादिर ने असलम को कालिया के बताए हुए पते पर चलने को कहा। शहर की मसरूफ और जाम लगी सड़कों पर कछुए की तरह रेंगते उनको मतलूबा मुकाम तक पहुंचते पहुंचते 4 बज ही गए। नादिर ने अपनी गन लोड की और उसे शर्ट के नीचे पैंट में अड़सा। असलम को कुछ बातें समझाई तो असलम जल्दी से अपनी गन लेकर पत्थरों की ओट में गुम हो गया। नादिर एक छोटे से रास्ते पर चलता हुआ पहाड़ी के पास पहुंचा, जहां पर मुकम्मल सकूत का आलम था। कभी कभार समंदर की लहरों का शोर सुनाई पड़ता। पंडित पंडित, नादिर ने जोर की आवाज लगाई तो आवाज पहाड़ी में गूंज पैदा कर गई, जैसे एक साथ कई लोग पंडित को पुकार रहे हों। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को मौत को आवाजें लगाते हुए सुना है। नादिर, खुश आमदीद। महबूबा की मोहब्बत तुम्हें मौत के मुंह में बिलाखिर ले ही आई। मेरे पहले हमले में भी बच गए, अस्पताल में भी बच गए, मगर अब तू नहीं बच पाएगा। अचानक से पंडित अपने कारिंदों के साथ पत्थरों की ओट से नमूदार हुआ। मालवी उसे उन तमाम लोगों में नजर नहीं आई थी। लड़की कहाँ है? नादिर ने फौरन पूछा। बड़ी याद आ रही है महबूबा की, मगर तुम्हारा मिलन इस जीवन में तो मुमकिन नहीं। तू तो अभी कुछ पल का मेहमान है और वो समंदर के रास्ते तुम्हारे मरते ही दुबई स्मगल हो जाएगी। लड़की को लाओ कालिया, मौत के तलबगार को उसकी महबूबा का आखिरी दीदार करा दो। पंडित का हुक्म सुनकर कालिया मारवी के साथ एक बड़े पत्थर पर नमूदार हुआ। मारवी के हाथ पीछे बंधे हुए थे, जबकि उसके मुंह पर टेप लगी थी और गर्दन में फंदानुमा रस्सी बंधी थी, जिसका एक सिरा कालिया ने थाम रखा था। अभी वो मारवी को देख ही रहा था कि पंडित ने हाथ में थामे पिस्टल से हवाई फायर किया और पिस्टल नादिर की तरफ उछाल दिया, जिसे उसने आसानी से पकड़ लिया। नादिर, मुझे तेरी जिंदगी से ज्यादा तेरी मौत अजीज है। अगर इस लड़की की जिंदगी चाहते हो तो पिस्टल को अपनी कनपट्टी पर रखो और ट्रिगर दबा दो। वेरी सिंपल। पंडित, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, इसे छोड़ दो। हम बहादुरों की तरह लड़ते हैं, जो जीत जाएगा वो सिकंदर। ना 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 नादिर, ना, जीती हुई बाजी पर जुआ नहीं लगाया जाता। वैसे भी अगर तेरा इस लड़की से ताल्लुक नहीं तो क्यों अस्पताल से भाग कर आ गए हो? जैसे कहा है वैसा करो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने गोली न चलाई तो कालिया लड़की के गले में बंधी रस्सी को खींच देगा और लड़की टाएं टाएं फिश। जिंदाबाद जिंदाबाद, ए मोहब्बत तू जिंदाबाद। 1 2 3, पंडित जोर से चिल्लाया। हवा में गोली के चलने के साथ ही एक मर्दाना दिल खराश चीख गूंजी।